वेलकम बच्चों। आज हम करेंगे सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस क्लास 10th का सेकंड पार्ट। इसके पहला पार्ट मैं आपको करा चुकी हूँ जिसमें आपको 10 क्वेश्चन समझाए जा चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चंस इस पार्ट में हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट्स ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको ये बताना है कि ओपनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड को अगर शुरू किया जाए तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या पड़ेगा। फर्स्ट है द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज। क्या गुड्स मार्केट में इंक्रीज हो जाएंगी, कस्टमर के लिए चॉइस बढ़ जाएंगी, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपस में कम्पीट कर पाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है ये भी बेटा। तीसरा है फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो भी फॉरेन ट्रेड होगा वो मार्केट्स को कनेक्ट करेगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज गुड। ये गलत है बेटा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज गुड हो ये जरूरी नहीं है। गुड हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कम्पीट के चक्कर में प्रोड्यूसर शायद उसको गुड ना रख पाएँ, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आपका आंसर जो है, तो आंसर बी आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन 12 देखते हैं बेटा। इफ़ ए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इट्स सिटीजन अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन को कि वो अपने जो उनके सिटीजन हैं वो जितना भी डिसीजन प्रोसेस हो रहा है उसे एग्जामिन कर पाए, तो उसे हम कौन सी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। तो वो गवर्नमेंट होती है बेटा अकाउंटेबल गवर्नमेंट। आंसर है आपका ए, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 13 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंस बनाना है, कौन सी जो टर्म है, कौन सी जो इवेंट है वो पहले हुआ था और कौन सा बाद में। तो ये रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। जनरल डायर ओपन फायर एट लार्ज। जनरल डायर ने जब फायर किया था लार्ज क्राउड पर, गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। फोर्स रिक्रूटमेंट यानी जबरन भर्ती की गई थी, जबरदस्ती सैनिक भरे गए थे। कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी हार्डशिप फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था ये। द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर ऑफ टर्की लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। जो डिफीट हुआ था ऑटोमन एम्पायर का वो खिलाफत मूवमेंट के दौरान। गांधी जी लॉन्च द नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, या फिर गांधी जी ने रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह शुरू किया था वो। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर फोर्स रिक्रूटमेंट की गई थी। तो हम पहले देखेंगे सेकंड, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर है वह हमारा कब हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। तो सबसे पहला जो है हमारा वो यही आएगा। उसके बाद आपका हुआ था बेटा जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग पर अपना जो पूरा लार्ज क्राउड पर ओपन फायर किया था। उसके बाद डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो हुई थी, ये भी क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद में ही हुई थी। तो ये सब 1919 की ही घटनाएं हैं। इसमें सिर्फ जो फोर्स रिक्रूटमेंट है ये केवल 1918 की घटना है। उसके बाद डिफीट ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ था। उसके बाद गांधी जी लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट बाद में बनाया गया था, उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये आप उसके अंदर समझ सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर पूरी घटनाओं को। अभी आप इसका क्रम देख लेंगे, पहले सेकंड आएगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। Question number 14, there was a strike announced by the transport union. There was a strike announced by the transport union due to which lorries refused to transport vegetable, milk, etc. from the rural areas to the urban areas. Food becomes scarce in urban areas whereas farmers were unable to sell their product. Which of the following sectors are affected due to strike carried out by the transport union? Transport union ने स्ट्राइक कर दी है बेटा, और इसकी वजह से जो लॉरीज हैं वेजिटेबल मिल्क को रूरल एरियाज से लेकर अर्बन एरिया तक नहीं पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से अर्बन एरिया में फूड की कमी हो गई है। फार्मर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सा सेक्टर अफेक्ट होगा? तो आप देख सकते हैं प्राइमरी भी अफेक्ट होगा इसमें, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स के वो बिक नहीं रहे हैं। सेकेंडरी भी अफेक्ट होगा क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को जो माल चाहिए वो प्राइमरी से मिलता है। और टर्शियरी भी इफेक्ट होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट यूनियन टर्शियरी सेक्टर से ही रिलेटेड होती है। तो आपका आंसर है बेटा इसका सी, टर्शियरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तीनों सेक्टर ही इससे अफेक्ट होंगे। क्वेश्चन 15, कंसीडर द स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेस वर इंपॉर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी एज वेस्टर्न पावर एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। तो वेस्टर्न प्रिंटिंग मशीन्स और जो टेक्निक्स हैं वो इंपोर्टेड की गई थी लेट 19th सेंचुरी में, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं वो सब चाइना में आउटपोस्ट हो रही थी। और सेकेंड है बीजिंग बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर केटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है बेटा? फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है, क्योंकि लेट 19 में इन सब चीज़ों को इम्पोर्ट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो आपका आंसर कौन सा है? A. Statement 1 is correct and second is incorrect. Question 16, M gave his friend clues about a type of soil that suits for growing cotton. Which of the following clues provided by M would be the most useful in identify the ideal type of soil? M जो है वो अपने फ्रेंड को क्लू देता है, एक सॉइल पहचाननी है जो कॉटन की ग्रो के लिए ज़रूरी है। आपको पता ही होगा, बहुत इजी है। कॉटन की ग्रो के लिए कौन सी सॉइल होती है आपको मालूम है, वैसे तो ब्लैक सॉइल होती है। अब इसके अंदर से हम क्लूज देखते हैं उन्होंने क्या दिया। इट इज़ वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर को होल्ड करती है, वो पानी को अपने अंदर सोख लेती है।
या येलो टर्न्स हो जाती है जब उसे हम वो करते हैं, गीला करते हैं। इट इज़ रिच इन कंकर एंड भांगर मॉड्यूल्स, कंकर और भांगर मॉड्यूल होते हैं उसमें। इट इज़ वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, या वो ड्रेन्ड लोमी सोइल होती है। तो इसमें बेटा फर्स्ट आपका क्लू ठीक है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी वो कैपेसिटी है उसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की। तो आंसर आएगा आपका ए, क्लू 1। अगला है आपका द एमरजेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। किस चीज़ की एमरजेंस, किस चीज़ का स्टार्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एस्टेब्लिश होने के लिए एक रास्ता खोलता है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी डेमोक्रेसी में आपको शो होंगी, तो कौन सी होंगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि खुद रिप्रेजेंट करने के लिए पब्लिक खड़ी हो रही है। तो वो किस में होगा, पॉलिटिकल पार्टी जब खड़ी होंगी तो वो कौन सी डेमोक्रेसी होगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 18, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटर कनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज़। यानी कंट्रीज़ के बीच में जब इंटर कनेक्शन होता है, इंटीग्रेशन होता है, यानी वो आपस में कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं गुड्स के थ्रू, सर्विस के थ्रू, इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन है। आप इसे वैसे भी याद रख सकते हैं, पूरे ग्लोब पर हम घूम रहे हैं तो इट मीन्स ये ग्लोबलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है बेटा आपका ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी वाइल फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जरूरत है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एलाइट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन रेजिडेंट ऑफ NRI। तो इसका मतलब है क्या डिफरेंट कास्ट या ट्राइब के लोग होंगे वो, या फिर सारे रिलीजन के लोग होंगे, या फिर वो अभिजात वर्ग के लोग होंगे, यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जमींदार टाइप हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, या फिर वो NRI होंगे। तो किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जब भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की जाती है। तो आपको पता ही है, डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब के, कोई किसी भी जाति या धर्म के हो सकते हैं वो, और रिलीजन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, यानी किसी भी जाति या किसी भी धर्म से चुने जा सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों राइट है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्वेश्चन 20, मिस एस अप्रोच्ड द बैंक nearby to avail loan for her own business as well as a self-help group which is operating in her village. The bank rejected her loan application where the self-help group accepted to support her providing the loan. Which one of the following document is required by the bank but not by the self-help groups to approve Miss S loan application for her business? यानी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में उसने एप्लीकेशन दिया है, मिस एस ने लोन को अप्रूव कराने के लिए, और एक बैंक में दिया है। बैंक ने तो उसकी रिजेक्ट कर दी, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया लोन देने के लिए। तो इसमें क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मिस एस ने बैंक ने जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की? तो एप्लीकेशन फॉर लोन ये तो दोनों ने ली होगी, अरेंजमेंट लेटर ये भी दोनों ने लिया होगा, डॉक्यूमेंट ऑन कोलैटरल ये हमेशा बैंक लेता है बेटा। डॉक्यूमेंट ऑन कोलैटरल यानी कुछ भी जो हम गिरवी रखने वाले हैं उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमें जमा कराना होगा वो सिर्फ बैंक लेता है। और डिमांड प्रोमिसरी नोट ये भी दोनों के लिए ही चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारा जो मेन आंसर होगा बेटा, तो ये आपका आंसर होगा आंसर सी, डॉक्यूमेंट ऑन कोलैटरल। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो चुका है, 1 to 20 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।